रिया अपनी बहुत गहरी नींद से उठती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि रूम उसका जाना पहचाना नहीं है। वो एकदम हैरान हो जाती है, पैनिक करने लगती है। वो हाथ मारती है तो उसको तकिया के नीचे कुछ फील होता है। अरे ये तो उसके खुद के कटे हुए बाल हैं। वो घबरा जाती है और बेड से उठती है। सडनली उसको एक टेबल दिखती है। वो उसके पास जाती है और उसका ड्रॉर खोलती है। वो जब ड्रॉर खोलती है तो उसको उसके अंदर से एक अजीब सी गुड़िया दिखती है और वो गुड़िया जैसे उसको देख रही होती है। उसी गुड़िया के नीचे एक वुडन चेस्ट रखा होता है, एक लकड़ी का बॉक्स। रिया उस बॉक्स को खोलने से रोक नहीं पाती है। वो उस बॉक्स को खोलती है और उसके अंदर उसको एक पैटर्न दिखता है। शायद एक काला जादू का पैटर्न है, पर उसके बीच में उसकी फोटो लगी हुई है। ये सब क्या हो रहा है? वो अपना फोन उठाती है ताकि वार्डन को कॉल कर सके, पर फोन मिलाने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों, ये बस एक ट्रेलर है। असल कहानी, पूरी कहानी तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है रिया की, जो कि अभी 25 साल की है। पर जब ये ब्लैक मैजिक का केस उसके साथ हुआ तो वो दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रही थी। तब वो सिर्फ 18 साल की थी जब ये सारी घटनाएं उसके साथ हुई। सो दोस्तों, रूह कपाने वाली कहानी है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे। हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी, एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। जैसे कि मैंने बताया, ये कहानी रिया गुप्ता की है एंड दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहानी हमें भेजी है रिया गुप्ता ने। रिया की एज अभी 25 साल है, पर जब ये किस्सा उनके साथ हुआ, ये पूरा एक्सपीरियंस जब उनके साथ हुआ तो उनकी एज सिर्फ 18 साल की थी। रिया ने अपनी स्कूलिंग जस्ट कंप्लीट करी थी और उन्होंने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था। मैंने ऑब्वियसली नाम चेंज कर दिया है, रिया का नाम भी रिया नहीं है और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनका एक्चुअल कॉलेज नहीं है। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना और अगेन वो कमेंट सेक्शन में लड़ाई नहीं करनी, ठीक है? तो रिया ने 18 साल में अपना स्कूल कंप्लीट किया एंड देन उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। अब जब कॉलेज में एडमिशन लिया ना भाई, तो वो नए नए कॉलेज की जो वाइब होती है, जो फीलिंग होती है, सेम रिया भी फील कर रही थी। उसको लग रहा था भाई इतना फ्रीडम, दुनिया कदमों में, लाइक लिटरली वैसी वाली वाइब। नया नया कॉलेज था, कॉलेज भी बिल्कुल ना ब्यूटीफुल था। ब्रिटिश टाइप की बिल्डिंग्स थी, ऊंची ऊंची सी बिल्डिंग्स, लंबी लंबी सी सड़कें, खूब खुली खुली जगह। और उसी कॉलेज के बीच में एक बहुत ही घना, खूब हरा भरा एरिया था जो थोड़ा सा ना फॉरेस्ट्री टाइप का लगता था। डेफिनेटली दिन में बहुत सुंदर लगता था, पर रात को थोड़ा सा स्कैरी भी लगता था। रिया का बेस्ट फ्रेंड था रोहन, वो उसके स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था और वो भी इसी कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। ये दोनों जब कॉलेज में आए थे ना, तो भाई इनको लगता था कि इससे अमेजिंग लाइफ और कुछ हो ही नहीं सकती। वो दोनों कॉलेज घूमते फिरते एक एक पार्ट को एक्सप्लोर करते थे और जगह जगह पे ना मस्ती तो करते करते थे। वो जो फॉरेस्ट वाला एरिया था जो मैंने अभी आपको बताया, उस फॉरेस्ट एरिया को देख के रोहन ना अक्सर मजाक भी करता था रिया से कि भाई रात को मत आना, यहाँ से भूत आ जाएगा, सोच ले तू। रिया को उस समय कोई आइडिया ही नहीं था ये जो मजाक ये लोग अभी कर रहे हैं, यही आके जाके इनकी जिंदगी की सच्चाई बनने वाला है। अच्छा, मैं आपको अब रिया के ना हॉस्टल के बारे में बताता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल। रिया का जो हॉस्टल था वो 5 फ्लोर का था। अगेन सेम ब्रिटिश टाइप की पुरानी बिल्डिंग। तो 5 स्टोरी तो वो हाइट थी उसकी, 5 मंजिला था वो। उसके अलावा जो पूरा हॉस्टल था ना, उसमें लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे और क्योंकि थोड़ा पुराना भी था तो रात को ना हल्की हल्की सी लाइट्स फ्लिकर करती थी उसमें। कोई अगर चलता रात को उसमें तो उनकी जो फुटस्टेप्स की आवाज है वो भी ना बहुत दूर तक सुनाई देती थी। काफी स्केरी टाइप का लगता था। इनिशियली रिया को बहुत मस्त लगता था ये सब, उसको मजा आता था ये सारे एक्सपीरियंस में। उसको बहुत, मतलब उसको जो उस हॉस्टल में ना घूमने में ही बड़ा अच्छा लगता था। अगर आप एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखो जब आप घबराए हुए हो, तो ये जो हॉस्टल है, वो कॉरिडोर्स, वो फ्लिकर होती हुई लाइट आपको काफी अंदर तक झकझोर सकती है। पर एक नॉर्मल स्टूडेंट की निगाह से अगर आप देखोगे तो इट्स जस्ट अ हॉस्टल कॉरिडोर। आप उसे एक फन और एक हैप्पीनेस के साथ ही एसोसिएट करते हो। जिस दिन रिया की ओरिएंटेशन थी, यानी जो पहला ऑफिशियल डे होता है कॉलेज का, ओरिएंटेशन के दिन रोहन और रिया ने ना पूरा कैंपस एक्सप्लोर किया। इनफैक्ट उस कैंपस में एक लाइब्रेरी थी,
उसको भी इन्होंने एक्सप्लोर किया। उसी लाइब्रेरी के जस्ट पीछे वो जंगल वाला एरिया था। जब वहां पे ये लोग बैठे थे ना, तो रोहन ने मजाक में बोला, ये हाँ मत आना, ये हॉरर मूवी जैसा एरिया लग रहा है। और फिर दोनों हंसते हैं और देन आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद कॉलेज लाइफ कंटिन्यू करती है और ऐसे ही एक दिन हॉस्टल में रिया की मुलाकात होती है खुशी से। खुशी एक छोटे शहर से आई हुई एक सीधी सादी सी लड़की थी। खुशी बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लगती थी अपने कैरेक्टर से और वो ना बहुत धीरे धीरे बात करती थी, बहुत ही सहमे हुए तरीके से। खुशी डे 1 पे ही रिया से बात करती है और रिया से बहुत ही इनोसेंटली पूछती है कि रात को यहाँ पे कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो जाती है क्या? रिया बताती है कि जब खुशी ने सवाल उससे पूछा था ना, तो उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखों में उसे एक सच्चा डर दिखा था। वो उसे बड़ी क्यूट सी लगी थी। इसी मोमेंट पे रिया ने खुशी से दोस्ती कर ली थी एंड धीरे धीरे खुशी को रिया अपने साथ मेस ले जाने लगी। धीरे धीरे उसे दिल्ली भी एक्सप्लोर कराने लगी एंड देन इंग्लिश बोलने में उसकी हेल्प भी कराने लगी। खुशी और रिया की दोस्ती धीरे धीरे और बेटर होने लगी एंड देन इन लोगों ने साथ में सारा टाइम स्पेंड करना शुरू किया। अब धीरे धीरे खुशी रिया के रूम पे भी आने लग गई थी। रात को अक्सर वो रिया के बेड पे बैठ के ही रिया को ना अपने गाँव की कहानियां सुनाती थी। पुराने पेड़, सुनसान खेत और वो ऊपर वाली चीजें जिन पर उसकी दादी यकीन किया करती थी। ऊपर वाली चीजें मतलब कि पैरानॉर्मल चीजें दोस्तों। अब इन सारी कहानियों पे ना रिया हंसा करती थी बिकॉज वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। अब रिया ने ना धीरे धीरे खुशी को अपने फ्रेंड ग्रुप का भी पार्ट बना दिया। उसने खुशी को रोहन से मिलवाया और जो रोहन था ना, वो बड़ा ही फ्रेंडली, बड़ा ही हैप्पी को लकी टाइप का कैरेक्टर था। वो किसी को भी ना बहुत जल्दी कंफर्टेबल करा देता था। ऑल्दो खुशी बड़ी इंट्रोवर्ट, बड़ी चुप रहने वाली थी, बट रोहन के साथ ना उसकी एकदम से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे खुशी बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है रोहन के साथ एंड देन रिया बताती है कि वो अक्सर नोटिस क्या करती थी कि खुशी अब रोहन के साथ ज्यादा बातें कर रही है। अक्सर वो हंस रही होती थी, मस्ती कर रही होती थी और ये सब देख के रिया को बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, पर रिया बताती है कि उसने ना खुशी की एक वियर्ड चीज नोटिस करी थी जो तब तो उसने इग्नोर करती थी, पर अब उसको बड़ा वो चीज खटकती है। ग्रुप में जब लोग बैठे होते हैं और रिया जब कुछ बोल रही होती ना, वो अपनी धुन में बोलते जाती और अचानक जब वो खुशी की तरफ देखती तो वो नोटिस करती कि खुशी उसी की तरफ देख रही होती है, बिल्कुल फोकस्ड, बिना पलक झपकाए। ऐसा लगता था जैसे खुशी कुछ ऑब्जर्व कर रही है या शायद कुछ कंपेयर कर रही है। जब खुशी ऐसे घूर के देखती थी रिया को, तो रिया फिर मजाक में उससे पूछ ही लेती थी कि क्या देख रही है, और उस पे खुशी स्माइल करती है और बस सिंपल टोन पे रिप्लाई करती कि कुछ नहीं यार। पर उसकी जो स्माइल थी ना, वो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। मतलब कि ऐसा फील नहीं होता था कि वो दिल से स्माइल कर रही है। इट वॉज जस्ट अ कैमोफ्लेज। अब वो खुशी की फेक स्माइल थोड़ा ऑकवर्ड तो फील करा देती थी, पर फिर रिया को भी ये लगता था कि शायद वो कुछ ओवर थिंक कर रही है। एंड देन कॉलेज में ऐसे ही तो होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, किसी का कुछ पॉजिटिव, किसी का कुछ नेगेटिव। तो बस रिया भी इसी तरह से बस ज्यादा दिल पे नहीं लेती थी और आगे बढ़ जाती थी। अब कॉलेज को 2-3 महीने हो चुके थे एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो अपने मिड में आ चुका था। यहाँ तक लाइफ एकदम मस्त चल रही थी, पर अब यहाँ से रिया की लाइफ एक डिफरेंट टर्न लेने वाली है। रिया ना बहुत पढ़ाकू टाइप की थी और ऑब्वियसली मिड सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई का प्रेशर उस पर पड़ने लगा, तो उसका जो रूटीन था ना बिल्कुल डिफरेंट हो गया औरों से। अब क्योंकि फाइनल्स भी पास आ रहे थे, तो रिया रात को काफी लेट तक लाइब्रेरी में रुकने लगी। अच्छा, ये जो कॉलेज लाइब्रेरी थी ये कैंपस के बिल्कुल दूसरे कोने पे थी और ये ना बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग थी। बड़े बड़े ग्लासेस थे इसमें, और रात को जब अंदर कोई पढ़ रहा हो या अंदर की लाइट जल रही हो ना, तो लाइट्स पूरी बाहर की तरफ स्कैटर होती थी और वो बिल्डिंग ना अलग ही चमकती थी। अब कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी ना, लाइब्रेरी काफी बिजी जगह थी। वहां पे बहुत बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे। दिन में तो वहां पे ना माहौल बिल्कुल अलग रहता था, बच्चे आते जाते रहते थे, उनकी हल्की हल्की आवाज भी सुनाई देती थी। पर रात को लाइब्रेरी में भाई अलग ही तरह का सन्नाटा होता था, कोई साउंड नहीं। बस अगर आएगी तो एक पन्ने पलटने की जो आवाज आती ना, हल्की सी खरखर खरखर सी, बस वो आवाज आती थी। दूर कोई पेन गिर गया तो उसकी आवाज आएगी, और उसके अलावा बस एसी की जो हल्की सी हमिंग होती है ना, बस यही आवाजें और बिल्कुल साइलेंस। ऐसे माहौल में रिया अकेले लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी, और अक्सर रिया बताती है कि जब वो पढ़ाई कर रही होती थी ना, तो उसको ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई गुजरा है। पर जैसे ही वो पलट के देखती तो वहां पे होती थी बस एम्प्टी टेबल्स, कोई भी नहीं होता था। अब दोस्तों यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेना शुरू करेगी। अब एक रात करीबन 11:15 बजे करीबन रिया लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है, और वो लाइब्रेरी की लास्ट रूम में बैठी होती है। वो बस पढ़ाई कर रही थी, उसका सर ऐसे नीचे होता है कि सडनली उसके सामने वाली टेबल की चेयर खिसकती है। जब वो खिसकती है तो बड़ी तेज स्क्वीकिंग सी आवाज करती है, जो कि फर्नीचर खिसकने में होता है। और जैसे वो हिलता है तो रिया अपना सर ऐसे उठा के देखती है, पर सामने कोई भी नहीं होता है, पर आवाज एकदम सामने से आई थी, ये तो श्योर था। इससे पहले कि रिया समझ पाती कि ये सामने वाली चेयर से आवाज कैसे आई, तब तक रिया को अपने गर्दन के पास यहाँ पे कुछ ठंडी सी हवा महसूस हुई।
उसको ऐसा फील हुआ जैसे उसके बगल में, उसके जस्ट पीछे, उससे चिपक के कोई खड़ा है। और सिर्फ 1 सेकंड में ये जो एहसास उसे हुआ था, ये एहसास गायब हो जाता है। इस छोटे से इंसिडेंट ने रिया के अंदर से रोंगटे खड़े कर दिए। उस रात रिया लाइब्रेरी से निकलती है। ये इंसिडेंट रिया को काफी डरा देता है, उसके रोंगटे खड़े कर देता है। रिया लाइब्रेरी से निकलती है और वो देखती है कि कैंपस ऑलमोस्ट खाली था। दूर उसको कहीं से कुत्तों के भौंकने की बस आवाजें आ रही होती है। हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी सी, और वो ठंडी हवा पेड़ों को पत्तों को हिला रही होती है, तो हल्की हल्की सी आवाज पेड़ों के थ्रू भी आ रही होती है। रिया घबराई भी तो थी, पर रिया के पास अब 2 रास्ते थे, एक लंबा यूजुअल रास्ता और एक छोटा शॉर्टकट रास्ता जो कि जंगल के थ्रू जाता है। जल्दी हॉस्टल पहुंचने के चक्कर में रिया शॉर्टकट ले लेती है, यानी रिया जंगल वाला रास्ता ले लेती है। अब वो रास्ता ना पहले भी बड़ा सूना सूना लगता था, लेकिन उस रात तो कुछ अलग ही सीन था। जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो अनइवन डिस्टेंस पे लगी हुई थी। एक लाइट के नीचे ब्राइट सर्कल, फिर बीच में गहरा अंधेरा, फिर दूसरा लाइट का पैच। बीच के डार्क एरियाज में पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी। रिया तेज से चलने लगती है, और जब वो तेज से चलने लगती है तो उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे से फुटस्टेप्स आ रहे हैं। रिया रुकती है और वो ये फील करती है कि फुटस्टेप भी रुक गए हैं। रिया के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। रिया देखती है कि हवा चल रही है, पेड़ हल्के हल्के हिल रहे हैं और बस एक सरसराहट की आवाज सी कर रहे हैं। पर बाकी जो फुटस्टेप्स की आवाज उसने सुनी थी, कहीं वो उसका इल्यूजन तो नहीं था, कहीं उसका दिमाग उसके साथ गेम्स तो नहीं खेल रहा था। रिया अपने सर पे यूं मारती है और बोलती है, ओवर थिंकिंग यार, और फिर वो चलने लगती है। पर जैसे वो चलना शुरू करती है, फिर से उसको फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। रिया की हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। रिया तेज से चलना शुरू करती है। जब वो लाइट के नीचे रिया आती है तो वो नोटिस करती है कि फुटस्टेप्स की आवाज आनी बंद हो जा रही है। पर जैसी वो डार्क पैच से गुजर रही है ना, तो उसको फुटस्टेप्स फील हो रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था, रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये असली या नकली। पर रिया उस समय पे बहुत घबरा चुकी थी। रिया 10-15 फीट तक हल्के हल्के चलती है, एंड देन उसके बाद वो दौड़ना शुरू करती है। ना वो इधर देखती है, ना उधर, ना वो पीछे मुड़ के देखती है। वो बस आगे की तरफ देखती है और वो फुल स्पीड में दौड़ने लगती है अंटिल शी रीचेस हर हॉस्टल। हॉस्टल पहुंच के ये पूरा किस्सा वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है। वो बहुत घबरा तो गई होती है, बट वो सोचती है कि ये बात अगर वो किसी को बताएगी भी ना, तो कोई यकीन तो करने वाला है नहीं। फिर रिया को लगता है कि यार कहीं मेरे को बहुत स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई का स्ट्रेस वो काफी ज्यादा लेती थी। अगले दिन सुबह रिया खुद को थोड़ा समझाती है। उसको लगता है कि शायद स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की वजह से ये सब चीज हुई है, और वो लाइफ को थोड़ा नॉर्मली आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। अगेन वो लाइब्रेरी जाके पढ़ रही होती है कि फिर से उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसको अंदर तक हिला के रख देता है। लाइब्रेरी में पढ़ते हुए उसको एक बहुत तेज स्मेल आती है किसी जली हुई चीज की। ये स्मेल एग्जैक्टली वैसी स्मेल थी जैसे कि कोई मोमबत्ती या कोई अगरबत्ती जल के बुझ गई हो। रिया इधर उधर देखती है, क्योंकि ये उसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, बिकॉज लाइब्रेरी में कैंडल्स वगैरह लाना अलाउड नहीं था। और रिया एक चीज और नोटिस करती है कि वही इधर उधर देख रही है, बाकी तो हर बंदा नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। जैसे स्मेल सिर्फ रिया को आ रही है और किसी और को स्मेल आई ना हो। थोड़ी देर में रिया ये एस्टैब्लिश कर लेती कि जो कुछ भी उसने सूंघा था ना, जो भी स्मेल उसे आई थी, ये सिर्फ उसी के अराउंड आ रही थी, किसी और को कोई स्मेल नहीं आ रही थी। इसके बाद रिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए। वो सोचती है कि मुंह धुलूंगी ना तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। पर जब वो वॉशरूम जाती है, अपना चेहरा देखती है, तो उसका चेहरा ना एकदम पेल सा पड़ा हुआ होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। ऐसा लगता है उसे खुद को देख के जैसे वो पता नहीं कितनी रातों से सोई ना हो। इसी बीच वॉशरूम में जब रिया हाथ धो रही थी, तो उसको पीछे ना एक स्टॉल के गेट की दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। पर जब रिया बाहर जाती है तो वो देखती है कि यार सारे स्टॉल के गेट तो खुले थे, पर उसने अभी अभी स्टॉल गेट के दरवाजे को बंद होने की आवाज सुनी थी। ये सारी चीजें अब रिया के माइंड तक पहुंचने लगी थी। अब रिया बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। रिया किसी तरह अपने रूम में पहुंचती है। वो किसी से कोई चीज शेयर नहीं करती और बड़ी मुश्किल से वो सोती है। अब जब उसको नींद आती है ना, वहां पे वो देखती है एक सपना। सपने में रिया उसी जंगल के रास्ते पे चल रही होती है, और आज सारी लाइट्स वहां पे बंद थी। पूरे अंधेरे में सिर्फ एक जगह डिम सा एक लाल कलर सा ग्लो आ रहा था, जैसे जमीन पे कोई छोटी सी आग जल रही हो। रिया उस आग के पास जाती है तो वो देखती है कि मिट्टी में एक छोटी सी डॉल पड़ी हुई है। उसके बाल काले थे और उसका जो फेस था उसमें कोई आंखें नहीं थी, और उसी डॉल के सीने में एक सुई घुसी हुई थी। जब रिया की नींद खुलती तो वो चीख रही होती है, और उसके हाथ एक्चुअल में दर्द कर रहे होते हैं, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से, बहुत टाइटली उसके हाथों को पकड़ा हो। रिया देखती है कि उसके राइट हैंड में, उसके रिस्ट में एक निशान सा था,
जैसे किसी ने उसके हाथ को बहुत टाइट से पकड़ा हो। वो निशान देख के रिया बहुत घबरा जाती है, पर स्टिल वो खुद को कन्विंस करती है कि यार सोते हुए शायद हाथ रख गया होगा, दब गया होगा, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में नहीं हो सकता। उस समय तो रिया ने खुद को जैसे तैसे कन्विंस कर लिया, पर उसके बाद से रिया को हर जगह से ना वो स्मेल सी आने लगी, कभी जली हुई मोमबत्ती सी और कभी कभी लोहे सी मेटालिक सी स्मेल। रिया बताती कि इन सब चीजों के अलावा और अजीब बात ये थी कि जब भी वो उस शॉर्टकट के पास पहुंचती थी ना, वो जंगल वाले रास्ते वाला शॉर्टकट, तो उसको ऐसा महसूस होता था जैसे उन पेड़ों के पीछे से ना कोई उसे देख रहा है, जैसे इंतजार कर रहा हो कोई उसके वहां से गुजरने का। उस वक्त तक रिया ने इन सब चीजों को कोइंसिडेंस, स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप बोल के इग्नोर कर दिया। कॉलेज का प्रेशर बढ़ रहा था, असाइनमेंट्स पाइल अप हो रहे थे और फाइनल्स पास आ रहे थे, लेकिन सबके बीच एक और चीज चेंज हो रही थी, खुशी। खुशी अब वो सिंपल सी लड़की नहीं थी जो डे वन पे बहुत सहम के डर के पूछ रही थी कि लाइट्स बंद हो जाती है क्या। वो अब लाउड थी, बोल्ड थी और कॉन्फिडेंट थी। उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो भी कंप्लीटली चेंज हो गया था। हेवी काजल, डार्क लिपस्टिक और आंखों में एक अजीब सा शार्पनेस आ गया था उसके। रिया अक्सर जब उसके कमरे को क्रॉस करती थी ना, तो रिया को एक हल्की सी ना अंदर चैंटिंग सी आवाज सुनाई देती थी। जब ये अजीब सी चैंटिंग रिया को ज्यादा एंटाइज करती थी, तो रिया दरवाजे पे नॉक करती थी या दरवाजा खोल के अंदर जाती थी, तो वो देखती थी कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। कुछ ही लेट के फोन पे रील्स देख रही है या फिर मेकअप वगैरह कर रही है, बिल्कुल नॉर्मल। एक दिन रिया ऐसे ही गुजर रही थी कि खुशी के दरवाजे के बाहर उसको अगेन वो चैंटिंग, कोई चीज पढ़ने के लिए, अंडर द ब्रेथ कोई चीज रीड करने की आवाज आई। रिया खुद को रोक नहीं पाई और दरवाजा खोल के वो खुशी से पूछती है, तू ठीक है ना। खुशी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ यार क्यों, पहले से बहुत बेटर हूं। रिया बताती है कि जो बेटर वर्ड उसने बोला था ना, बेटर वर्ड बोलते वक्त उसने उसको ऊपर से नीचे तक देखा था, जैसे कोई कंपैरिजन कर रही हो। उस वक्त पहली बार खुशी की प्रेजेंस में रिया को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। रिया बताती कि खुशी का उसको ऊपर से नीचे तक देखना, उन कंपैरिजन भरी निगाहों से उसको घूरना और उसके बाद रिया का क्लासरूम में जाना। रिया बताती कि एग्जैक्ट उसके बाद उसी पीरियड से उसको उसकी तबीयत ना खराब सी फील होने लगी और वहां से जो तबीयत खराब होनी शुरू हुई वो फिर बिगड़ते चली गई। पहले रिया को बस थकान रहने लगी, फिर धीरे धीरे हेडेक्स, फिर इतनी वीकनेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता था। लाइब्रेरी जाना भी अब रिया का काफी कम हो गया था, पर जब भी वो जंगल शॉर्टकट के पास से गुजरती थी, रिया की चेस्ट बहुत हैवी हो जाती थी। इसी बीच एक और रात रिया को नींद नहीं आ रही थी। हॉस्टल का कॉरिडोर बिल्कुल साइलेंट था, बस दूर एक पंखे के चलने की आवाज आ रही थी। रिया पानी पीने के लिए उठती है और उसको लगता है कि जो कॉरिडोर का एंड है वहां पे कोई खड़ा है, लंबी सी सिलुएट बट स्टैटिक। रिया थोड़ा फोकस करके उसको देखने की कोशिश करती है, बट सडनली लाइट्स फ्लिकर होती है और वो जो सिलुएट होती है वो गायब हो जाती है। रिया घबरा जाती है और अपने रूम में वापस आती है, अपने रूम को लॉक कर देती है और पूरी रात रिया को ऐसा लगता है जैसे उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। बाहर से उसको अलग अलग तरह की आवाजें आ रही होती हैं, जैसे कोई कॉरिडोर में हल्के हल्के चल रहा हो। कभी कभी उसको कुछ खुरचने से आवाज आती थी, जैसे कोई चीज रगड़ रही हो फर्श के अगेंस्ट। वो रात शायद रिया की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि सुबह ऐसा लग रहा था शायद आएगी ही नहीं। बट इवेंचुअली जब सुबह होती है, दरवाजा वो खोलती है तो वो देखती है वहां पे कोई नहीं है। बट जब वो नीचे देखती है, वो देखती है कि कुछ सफेद पाउडर सा गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चौक को रगड़ के उसका पाउडर सा गिराया हो। रिया उसी वक्त वार्डन को कॉल करती है और वार्डन को आके दिखाती है सारा, पर वार्डन इसको बहुत ही लाइटली लेती है। वार्डन को लगता है कि शायद किसी बच्चे ने इस पे प्रैंक किया है और वो स्वीपर को बुलवा के उसे पूरा साफ करा देती है। उस दिन रिया जब अपनी क्लास में बैठती है तो उसको अचानक से एक्सट्रीम चक्कर आ जाता है। उसके कान में बजिंग साउंड आने लगता है, जैसे कोई बिल्कुल पास से, बिल्कुल कान के पास से कोई फुसफुसा के कुछ बोल रहा हो। बोल तो रहा हो पर उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे हो। रिया हेड डाउन करके बेंच पे बैठ जाती है और काफी देर तक वैसे बैठ रहती है। उसके बाद जब वो अपना सर उठाती है तो सामने देखती है वो कि उसके सामने खुशी बैठी होती है और वो सिर्फ बैठी नहीं होती है, वो उसे घूर रही होती है। एंड दिस टाइम बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होके खुशी रिया को घूर ही रही होती है कि एकदम से बेल बज जाती है और पीरियड ओवर हो जाता है। और जब पीरियड ओवर होता है, खुशी उठती है, अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते बात करते करते चले जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एंड रिया वो बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद रिया रोहन को कॉल करती है, बिकॉज उसको कोई चाहिए था जो उससे बात कर सके, उसकी बात को समझ सके। वो रोहन को बहुत सारी बातें बताती, पर अब रोहन की आवाज में उसको गर्माहट महसूस नहीं होती, वो दोस्ती की वार्मथ महसूस नहीं होती। रोहन उल्टा उसको कहता है, रिया तू बहुत ओवरथिंक करती है यार, तू खुशी को जज कर रही है। कम ऑन, शी इज बीन थ्रू अ लॉट। मैंने जज नहीं किया,
बस अजीब सा लग रहा है रोहन। ये सुन के रोहन इरिटेट हो जाता है और बोलता है चल यार तू ड्रामा मत कर, ठीक है, और फिर कॉल कट कर देता है। रोहन के इस बिहेवियर से रिया बहुत हर्ट हो जाती है। एक तो वो घबराई हुई होती है, उसके साथ चीजें सही नहीं हो रही होती, उसकी तबीयत भी खराब हो रही होती है और उसका बेस्ट फ्रेंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो अगेन अपने हॉस्टल आती है एंड देन किसी तरह सोने की कोशिश करती है। इवेंचुअली जब वो सोती है, इस रात रिया को बहुत ही भयानक सपना आता है। रिया सपने में अपने बेड पे लेटी होती है हॉस्टल के, पर वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रही होती, बिल्कुल वैसा ही जैसे स्लीप पैरालिसिस में होता है। रूम एकदम अंधेरा होता है और विंडो से हल्की हल्की मूनलाइट रूम के अंदर आ रही होती है। सडनली वो देखती है कि उसके बेड के फुट पे कोई बैठा है, लंबे बाल और झुका हुआ सर। रिया जोर से चिल्लाना चाहती है पर उसकी आवाज नहीं निकलती। वो जो कुछ भी था वो धीरे धीरे रिया के ऊपर झुकने लगता है और रिया के कान के पास आके सांस लेने लगता है। वो धीरे धीरे रिया के नजदीक आता है और जब वो बहुत नजदीक आ जाता है तो रिया की झटके से आंख खुलती है। रिया उठती है और वो देखती है कि वो पूरा पसीने में तरबतर हो चुकी है। रिया का दिल तेज से धड़क रहा होता है और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं। रिया इतनी घबरा चुकी होती है कि वो एक झटके से अपने बेड पे खड़ी होती है और जब वो बेड से उतर रही होती है तो उसका हाथ तकिया पे टकराता है और तो वो देखती है कि तकिया के नीचे एक बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था। वो काले बाल थे और उनका एक गुच्छा था जो किसी ने उसकी तकिया के नीचे शायद डाला था। अब यहाँ पे रिया इसे कोइंसिडेंस नहीं समझ पाती है क्योंकि वो जो बाल थे वो काले थे और रिया के जो बाल थे वो ब्राउन कलर के थे। रिया घबरा जाती है और एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन में उस गुच्छे को पकड़ लेती है और जब वो उठा लेती है तो उसको लगता है शिट इसने क्या करा। उसके बाद रिया उसको डस्टबिन में फेंक देती है एंड इस इंसिडेंट के बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। रिया की हेल्थ अब विजिबली काफी खराब हो चुकी थी। उसके फेस पे कुछ कलर ही नहीं बचा था, आंखों के नीचे गहरे काले दाग पड़ चुके थे, हाथ उसके हमेशा से ठंडे रहने लगे थे। लोग अक्सर उससे पूछा करते थे तू ठीक है ना। उसने कई बार डॉक्टर्स को भी दिखाया पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे थे। आयरनी ये थी कि जितनी वो वीक हो रही थी उतनी खुशी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी, उतनी कॉन्फिडेंट और उतनी सुंदर। वो हमेशा से फ्रेश दिखती थी, ग्लोइंग स्किन, लाउड लाफ्टर एंड हर ग्रुप का सेंटर ऑफ अटेंशन। कभी कभी रिया को लगता था जैसे खुशी इंटेंशनली उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। अब खैर रिया इस बीच अपना मैक्सिमम टाइम अपने रूम में बिता रही होती है। रूम से वो पढ़ाई कर रही होती है एंड उसके पास इधर उधर जाना या लाइब्रेरी जाने की भी ना ताकत और हिम्मत बहुत कम बची होती है। बट अब फाइनल्स का टाइम आ चुका था और फाइनल्स के एक हफ्ते पहले रिया को मजबूरी में लाइब्रेरी जाना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना था उसे और ऑलमोस्ट रात के 11 बजे के आसपास वो लाइब्रेरी से निकलती है। उस रात भी कैंपस यूजुअल से ज्यादा साइलेंट था, क्लाउडी वेदर था और हल्का हल्का सा चांद उन बादलों के बीच से झांक रहा था। पता नहीं क्यों पर रिया उस दिन फिर से शॉर्टकट लेती है और जंगल के थ्रू जाती है। जंगल के रास्ते में आज हवा बहुत ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि रिया के मुंह से हल्की सी भाप से निकलने लगती है। हवा चल रही थी और पेड़ों की जो टहनियां थी वो हवा से हिल रही थी, पर आज वो आवाज कम कर रही थी, जैसे आज नेचर भी चुपचाप देख रहा हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उस जंगल के रास्ते में अनइवन स्ट्रीट लाइट्स थी, तो रिया पहली लाइट को क्रॉस करती है और जब वो दूसरी लाइट पे पहुंचती है तो उसको आगे से ना एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। पहले एक लड़की की और फिर एक लड़के की धीमी सी आवाज। रिया की चलने की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और जब वो स्ट्रीट लाइट से गुजर के अंधेरे वाले एरिया में आती है वो वहां पे एक सेकंड के लिए रुक के सामने देखती है और वो देखती है कि स्ट्रीट लाइट के नीचे वहां पे खुशी खड़ी होती है। वो खुशी किसी लड़के के साथ खड़ी थी। खुशी एक लड़के के बहुत करीब थी और वो लड़का रोहन नहीं था, वो कोई और लड़का था। उस लड़के के हाथ खुशी की कमर पे थे और खुशी हंस रही थी और उसकी जो ये हंसी थी ना बहुत अनयूजुअल सी हंसी थी, बहुत ही हल्की और खोखली हंसी, जैसे ये हंसी की आवाज उसके गले से नहीं कहीं और से आ रही हो। फिर खुशी उस लड़के के करीब झुकी और उस लड़के को किस करने लगी। वो बहुत ही इंटीमेटली उसको किस करने लगती है और बिल्कुल आंखें बंद करके उसके अंदर इंग्रॉस हो जाती है। ये सब चल ही रहा होता है कि रिया खड़े होके अंधेरे से उनको देख रही होती है। रिया उसको देख ही रही होती है कि एकदम से खुशी रिया की तरफ देखती है, अपनी आंखें खोलती है और सीधे उससे आई कांटेक्ट करती है। रिया के पैरों से लेकर सर तक एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। रिया इस बात से हैरान हो जाती है कि रिया तो अंधेरे में खड़ी थी ना, कैसे उस पिच डार्कनेस के अंदर खुशी ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, लोकेट कर लिया। खुशी ने उसे लोकेट ही नहीं किया था। जब उसने उसे देखा तो जो खुशी के लिप्स थे ना वो हल्के से ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, जैसे किस करते करते मानो वो स्माइल कर रही हो। वो जो स्माइल भी थी ना, रिया बताती है कि वो कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी। कोई इंसान ऐसे अजीब से स्माइल नहीं कर सकता। वो बहुत ही अजीब सी, बहुत ही डिफरेंट तरह की स्माइल थी। एक ऐसी स्माइल जो
कभी रिया ने नहीं देखी थी। रिया बहुत घबरा जाती है, उसका गला सूख जाता है, वो बिना आवाज के पीछे हटती है और फिर मुड़ के तेज से चलने लगती है। जब वो चल रही होती है तो वो महसूस कर पा रही होती है कि उसकी पीठ पे खुशी की नजरें चिपकी हुई हैं। रास्ता खत्म होने तक उसको लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है, पर इस बार रिया पीछे मुड़ के नहीं देखती है। जैसे तैसे रिया अपने हॉस्टल पहुंचती है और जब वो अपने हॉस्टल पहुंचती है तो उसको वॉमिटिंग सी फीलिंग आने लगती है। उसका सर इतना तेज दर्द कर रहा होता है जैसे मानो वो फटने वाला हो। वो अपने रूम पे जाती है और बस अपने बेड पे लिटरली कोलैप्स हो जाती है। बेड पे गिरते ही रिया को नींद आ जाती है, पर नींद आते ही उसको फिर से वही डरावना सपना आता है। एग्जैक्ट वही सपना जिसमें रिया के पैरों पे एक लड़की बैठी होती है और बैठ के वहां से वो रिया को कॉन्स्टेंटली घूर रही होती है। इसके बाद रिया की जो नींद खुलती है, पर नींद खुलने के बाद भी अब रिया दोबारा सो नहीं पाती। वो पूरी रात इस डर में गुजार देती है कि वो जंगल में वो खुशी क्या कर रही थी और वो लड़का कौन था। और सब सुबह होती है तो वो रोहन से मिलती है और रोहन को पूरी बात बताती है। रोहन ने पहले पूरी बात चुपचाप सुनी और फिर वो बोला कि रिया, तू पागल है क्या? तेरे को गलत फहमी हुई होगी, तूने कुछ और देखा होगा यार। उसने मुझे देखा रोहन, उसने मुझे अंधेरे में देख लिया। रिया बस कर यार, खुशी ऑलरेडी इनसिक्योर रहती है, मैं उससे बात कर लूंगा चल, पर तू प्लीज उसके बारे में वियर्ड चीजें इमेजिन मत कर यार। और मुझे तो तूने बोल दिया, किसी और की बातें मत बोलना। रिया रोहन को बताती भी क्या जब रोहन ने कुछ सुनना ही नहीं था। खैर इस दिन के बाद से रिया की जो हेल्थ थी वो एकदम फ्री फॉल में चले गई, वो बिगड़ते ही चले गई। रिया को क्लास में ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगे, कभी कभी उसे लगता है जैसे कोई उसके कान के पास से फुसफुसा रहा है। रिया बताती है कि इसके बाद एक और बहुत स्कैरी इंसिडेंट उसके साथ हुआ। वो अपने रूम में बैठी थी कि सडनली उसे लगा जैसे किसी ने उसके बाद कटक करके खींच के छोड़ दी हो। वो पीछे मुड़ के देखती, वहां पे कोई नहीं था। रूम वॉज एब्सोल्युटली एम्प्टी। पर जब वो शीशे में अपने बाल चेकआउट करती है तो वो देखती कि उसके जो बाल हैं वहां पर से एक सेगमेंट उन बालों का कटा हुआ था, बहुत ही अनइवन तरीके से, और ये डेफिनेटली रिया ने नहीं काटा था। रिया बेचारी फूट फूट के रोने लगती है, पर वो ये सब बातें बोले तो किसको बोले। ये होते तो छोटे छोटे इंसिडेंट थे, पर ये अंदर तक रिया को तोड़ देते थे। इसके बाद पूरी रात रिया को नींद नहीं आती है। फिर करीबन 3 बजे के आसपास रिया को बाहर कॉरिडोर में किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। रिया को पता था कि इस समय गर्ल्स हॉस्टल में बाहर कोई नहीं होता है। वो कदमों की ना आवाज है उसकी तरफ आती नहीं, और रिया को ये समझ में आ रहा था कि वो जो कुछ भी है वो शायद उसके कमरे की तरफ ही चल के आ रहा है। वो चलने की आवाज, वो धप 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 की आवाज आते 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 रिया के दरवाजे पे आके रुक गई। जैसे मान लो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हो, रिया का वेट कर रहा हो। रिया एकदम घबराते हुए बोलती है, कौन? बाहर कौन है? साइलेंस, कोई जवाब नहीं आता है। रिया बहुत ही हिम्मत करके उठती है और पीप होल के थ्रू देखती है, पर पीप होल के थ्रू वहां कोई नहीं दिखता। पूरा कॉरिडोर उसको एकदम खाली दिखता है। ऑब्वियसली कोई भी इंसान घबरा जाएगा, रिया भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सुबह होने का इंतजार करती है और सुबह जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि एक तो उसके रूम के बाहर वही यूजुअल सफेद सा पाउडर पड़ा होता है, साथ में काला धागा भी पड़ा होता है जिसमें एक गांठ सी बंधी होती है। जनरली जब ऐसा कुछ रिया को दिखता था या उसको फील होता था तो वो हमेशा ये कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, इन सब चीजों के नाम पे उस चीज को छोड़ देती थी। पर आज वो खुद को कन्विंस नहीं कर पाती कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। हालात ऐसे थे कि अब रिया की बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी। रिया चलती कम थी, घिसती ज्यादा थी। उसके दोस्त उसे क्लास तक ले जाते, वापस लाते। कभी कभी रिया को बीच लेक्चर में ऐसा लगने लगता जैसे उसकी आंखों के आगे कोई काला पर्दा सा गिर रहा हो। उसको आसपास के लोगों के चेहरे भी ब्लर दिखने लगे थे। पर एक चीज जो रिया नोटिस करती थी कि उसकी तबीयत जैसी भी थी ना, जब खुशी उसके राउंड आती थी, उसके आसपास आती थी, तो उसकी जो एनर्जी है वो एकदम से ड्रॉप होती थी, जैसे फोन की बैटरी 5% पे आ गई हो। रिया के जो हालात थे ना वो बद से बदतर होते जा रहे थे। पर देखो, भगवान ना परेशानी भी उतनी ही देता है किसी इंसान को जितना उसमें सहने की क्षमता हो। ऐसे एक आफ्टरनून में रिया अपने क्लास से हॉस्टल लौट रही थी। जब वो कॉलेज का गेट क्रॉस ही कर रही होती है तो उसकी आंखों के आगे एकदम से धुंधलापन छाने लगता है, अंधेरा सा छाने लगता है, और वो वहां पे गिर जाती है। जब वो गिर रही होती है तो उसको बस एक आवाज कान में आती है वार्डन की, जो बोल रही होती है कि इसे उठाओ, इसे उठाओ, और बस फिर उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बेड पे लेटी हुई होती है, और ये रूम उसका जाना पहचाना रूम नहीं था, क्योंकि ये उसका रूम नहीं था। उसको बताया जाता है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और उसका जो रूम था वो 5वें फ्लोर पे था, तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम के अंदर लेटाया गया है। वो देखती है उस रूम में आसपास कोई नहीं था, पर जब वो थोड़े ध्यान से देखती है तो वहां पर उसे खुशी की पिक्चर दिखती है। वो समझ जाती है कि ये रूम और किसी का नहीं, ये खुशी का ही रूम है। रिया के लिए इट वॉज टू मच टू हैंडल। रिया बस अभी बेहोशी से उठी है, उसके बाद उसे रियलाइज हो रहा है कि वो खुशी के रूम में लेटी हुई है भाई, और अभी वहां पे खुशी नहीं है, पर वो कभी भी आ सकती है। एक चीज और रिया को महसूस होती है कि
उस रूम से ना एक खुशबू या ऐसे कह लो एक अलग सी स्मेल आ रही थी, और ये स्मेल कोई और स्मेल नहीं थी, ये स्मेल एग्जैक्टली वही स्मेल थी जो अक्सर रिया को आया करती थी। वही बुझी हुई मोमबत्ती, जले हुए लोहे की किसी स्मेल, और वो सेम स्मेल इस रूम में भी थी। रिया बताती है कि उस टाइम पे उसका गला सूख रहा था। वो धीरे से उठती है, उसके पैर कांप रहे होते हैं। उसको भूख तो लगी थी पर वीकनेस इतनी थी कि उसके हाथ भी नहीं हिल रहे थे। वो उठती है और इधर उधर हाथ मारने लगती है कि शायद उसे कुछ खाने का मिल जाए। वो किसी तरह से उठती है और धीरे धीरे टेबल के पास जाती है। टेबल का पहला ड्रॉर खोलती है और उस ड्रॉर में सारी नॉर्मल चीजें होती हैं, काजल, कंघी, छोटी मोटी चीजें लड़कियों की। पर जब वो उसके नीचे वाला सेकंड ड्रॉर खोलती है, वो देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उस ड्रॉर के अंदर एक कपड़े से बना डॉल था। अब डॉल होना वाज नॉर्मल, बट ऐसा वियर्ड डॉल खुशी ने क्यों रखी थी, ये रिया के समझ में नहीं आया। वो इतनी अजीब डॉल थी कि शब्द बयान नहीं कर सकते कि वो कैसी दिखती थी। उस डॉल का शेप इंसान जैसा ही था, हेड, हाथ, पैर, उसके बाल सिल्के लगाए गए थे और वो ब्राउन कलर के बाल थे। बाल बिल्कुल असली लग रहे थे, रियल, उलझे हुए, जैसे किसी ने जोर से खींच के उसको लगाया हो। डॉल के चेस्ट, आर्म्स और हेड में छोटी छोटी सुइयां घुसी हुई थी। उस डॉल का फेस थ्रेड से बना हुआ था, पर आंखों की जगह सिर्फ दो काले धागे थे। रिया वो डॉल को देख के घबरा जाती है और धड़ से उसको ड्रॉर को बंद कर देती है। ये सब देखने के बाद भी रिया खुद को बस यही कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि यार ये कोई अलग तरह का क्राफ्ट होगा ना, ऐसी डॉल कौन ही रखता है। पर इस समय रिया के खुद के थॉट्स भी ना उसको झूठ लग रहे थे। पता नहीं कैसे रिया में हिम्मत आती है और वो उस रूम की ना तलाशी सी लेने लगती है। वो पूरा रूम छानने लगती है। सबसे पहले वो बेड के नीचे झांक के देखती है, वहां कुछ नहीं मिलता। अलमारी खोलती है, वहां पे नॉर्मल कपड़े पड़े होते हैं। पर फिर वो देखती है कि उस कमरे के कोने में ना एक वुडन कलर का बॉक्स रखा हुआ है, जो पहले ना उसकी नजर से मिस हो गया था। पता नहीं क्यों रिया को एक आभास सा होने लगता है कि उस कैबिनेट में कुछ है। वो धीरे धीरे उस कैबिनेट के पास जाती है और रिया बताती है जब उसकी तरफ बढ़ रही थी ना, तो उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका शरीर का जो टेम्परेचर है ना वो गिर रहा है। रिया उस वुडन बॉक्स का हैंडल पकड़ती है और रिया बताती है कि जब उसने हैंडल पकड़ा था ना, वो हैंडल उसको ऐसा लगा, इतना ठंडा था वो, कि जैसे उसने बर्फ की सिल्ली में अपना हाथ दे दिया हो। खैर वो हिम्मत करती है, उस बॉक्स को खोलती है और जो बॉक्स खोल के वो देखती है, वो रिया की पूरी दुनिया हिला देता है। रिया देखती है कि उस बॉक्स का जो फ्लोर था, उस फ्लोर पे कपड़ा बिछा हुआ था। उस कपड़े के ऊपर एक व्हाइट कलर के पाउडर से बड़ा सा स्टार बना हुआ था। ये व्हाइट कलर का जो पाउडर था, ये वही पाउडर था जो रिया ने अक्सर अपने रूम के बाहर गिरा हुआ पाया था। वो जो स्टार था, वो जो पैटर्न था, उसके हर कोने पे एक मोमबत्ती रखी गई थी जो कि बस जल के बस खत्म ही हो गई थी। और सबसे डरावनी चीज कि वो जो स्टार था, वो जो पैटर्न था, उसके सेंटर में रिया की फोटो लगी हुई थी। ये देख के रिया के होश उड़ जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी ने ये सब क्यों रखा हुआ है और उसमें उसकी फोटो क्यों लगाई हुई है। और ये फोटो तो वही फोटो है जो लास्ट सेमेस्टर में ली गई थी। थकी हुई बिल्कुल चेहरे के साथ, थकी हुई स्माइल के साथ थी ये पिक्चर। और वो जो पिक्चर थी, उस पिक्चर में उसके फेस पे एक लाल रंग का पाउडर भी लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे खून लगाया गया हो और वो सूख गया हो। रिया का दिमाग हिल जाता है। वो सोचती है कि यार ये सारी चीजें थी तो थी, पर इसके पास कैसे आई। रिया उस फोटो को उठाती है और ध्यान से देखती है, तो वो देखती है कि रिया की जो फोटो में जो बाल वाला पार्ट था, वहां पे असली बाल लगाए गए थे और वो रिया के ही असली बाल थे। वो ये सब देख ही रही थी कि सडनली उसको फील होता है जैसे किसी ने उसके कान के पीछे से हल्की सी फूंक मारी हो। रिया पीछे मुड़ के देखती है पर वहां कोई नहीं होता है। इसी दौरान रिया को एक चीज और नोटिस करती है। वो ये नोटिस करती है, वो जो पैटर्न बना हुआ था, वो उस पैटर्न के कोनों में जो मोमबत्तियों के टुकड़े थे, वो अभी रिसेंटली जले हुए थे, क्योंकि उससे अभी भी जलने की बदबू आ रही थी। यानी ये सारी चीजें बस अभी अभी करी गई थी, कुछ देर ही पहले। फाइनली रिया का दिमाग सारे डॉट्स को कनेक्ट कर चुका था। बाल, वीकनेस, वो सपने, वो जंगल वाले रास्ता, वो सारी चीजें, वो स्मेल, वो सारी चीज अब कनेक्ट हो रही थी। रिया अपने शरीर की लास्ट कतरे तक की ताकत को इकट्ठा करती है और दौड़ के दरवाजे से बाहर जाती है। और बाहर जाते ही वो जोर से वार्डन के पास जाके चिल्लाती है कि मैम वो रूम, और बस वो इतना ही बोल पाती है कि वहां पे वो फेंट हो जाती है। वार्डन और दो लड़कियां मिलकर रिया को उठाती है, किसी तरह होश में लाती है, और जैसे रिया होश में आती है, वो बस दो ही शब्द मैम को बोल पाती है, मैम वो रूम में कैबिनेट। इसके बाद रिया का रोना निकल जाता है। वो अपना रोना कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। रिया इस समय पे आधी बेहोशी में थी और वो बताती है कि उसे बहुत कुछ ज्यादा याद नहीं है, बस वो सुन पा रही थी लोगों के रिएक्शन,
वो खुशी के रूम में जाना, वो देखना, उनका ओ माय गॉड बोलना, चिल्लाना, चीखना, हैरान होना, और साथ में ही थोड़ी देर बाद उसको एक बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है, और ये चीखने की आवाज़ खुशी की थी। खुशी दुख में रो नहीं रही थी, वो गुस्से में चीख रही थी, ऐसे जैसे मानो कोई उसे खींच रहा हो और कोई चीज बस उसकी अधूरी छूट रही हो। रिया की भी आंखों के आगे धीरे 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 अंधेरा बढ़ते जाता है और इवेंचुअली रिया बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में लेटा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक आईवी लगी हुई है, ड्रिप लगी हुई है। वो देखती है कि उसकी मम्मी उसके पास बैठ के रो रही है और पापा डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं। रिया को देखते ही उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर रोते हुए उसे बोलती है कि बेटा तू घबरा मत, तू ठीक हो जाएगी। पर इस मोमेंट पे रिया को पता था कि जो चीज अब ठीक होनी है ना, वो सिर्फ उसकी बॉडी नहीं थी। रिया बताती है कि इसके आगे के कुछ दिन ना उसको बहुत टुकड़ों में याद है। कॉलेज वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी, खुशी के रूम को प्रॉपर तलाशी करी और उसको खुशी के रूम से और भी बड़ी अजीब अजीब सी चीजें उन्हें मिली। खुशी के सामान में उन्हें काले धागे, सूखे हुए फूल, छोटे छोटे पेपर पे लिखे हुए कुछ अजीब से सिंबल्स और बहुत सारे बाल मिले, और वो बाल थे रिया के। खुशी को कॉलेज ने इमीडिएटली निकाल दिया हॉस्टल से। कॉलेज ने जो ऑफिशियल रीजन दिया था वो था इन्वॉल्वमेंट इन ऑकल्ट प्रैक्टिसेस एंड इंडेंजरिंग अदर स्टूडेंट्स। इसके बाद उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो रिया वहां पे नहीं थी, पर जो लोग वहां पे थे उन्होंने रिया को बताया है कि कुछ कुछ चीजें उन्होंने भी नोटिस करी थी। जब सिक्योरिटी खुशी को पकड़ के ले जा रही थी ना, तो उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, डर भी नहीं थी, ना ही गुस्सा था, बस एक अलग सी एक अजीब सी लस्ट थी, एक अजीब सी भूख थी, जैसे उसका कोई काम अधूरा छूट रहा हो। खैर इस सब के बाद रिया ने रोहन को कनेक्ट करने की कोशिश करी, पर रोहन से वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली जब रिया ने खुशी को किस करते हुए देखा था ना किसी लड़के को, तो उसने रोहन को एक बात बताई थी। तो रोहन को इतना गुस्सा आ गया, वो इतना चिढ़ गया था कि वो लिटरली उसने रिया को गोस्ट कर दिया था, और उसके बाद से उनके कोई कांटेक्ट नहीं था। सो रिया को लिटरली यही लग रहा होता है कि शायद रोहन बहुत गुस्से में है, नाराज है, और वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर वालों को कांटेक्ट करती है। और जब रिया रोहन की बहन से बात करती है, उसकी बहन जो बात रिया को बताती है ना, रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहन की बहन रिया को बताती है कि रोहन की तो कुछ टाइम पहले बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो बताती है कि वो किसी खुशी नाम की लड़की के साथ मॉल से वापस आ रहा था, और खुशी ने उसको कोई सर्विस लेन पे बाइक लेने के लिए बोला, और जैसे उसने सर्विस लेन में बाइक ली, बाइक स्किड हुई, ये दोनों गिरे, पर रोहन अनफॉर्चुनेटली सर के बल गिरा और उसमें उसका सर फट गया और काफी ब्लीडिंग हो गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो तब वो होश में था, और ये सारी बातें रोहन ने डॉक्टर को खुद बताई। बट जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते तब तक ब्लड लॉस की वजह से रोहन की डेथ हो गई थी। इनको लगा कि शायद जो उसका पैसेंजर है खुशी, उसको भी बहुत चोट आई होगी, पर जब ये लोग खुशी से मिले तो उन्होंने देखा कि खुशी कोई खरोच तक नहीं आई थी, और रोहन बेचारा उसकी डेथ हो चुकी थी। इनफैक्ट खुशी हॉस्पिटल में वेट तक नहीं किया उसने, वो वहां से हॉस्पिटल ऑलरेडी जा चुकी थी। रोहन की फैमिली टूट गई थी उसको देख के। ऐसे यार अपने घर के बच्चे को मरा हुआ देख के कैसा फील होता है। तो इसी बीच उन्होंने खुशी के बारे में इंक्वायर नहीं किया, उसको ढूंढा भी नहीं। उनको लगा मे बी शायद गर्लफ्रेंड होगी, वो बेचारी भी परेशान होगी, टूट गई होगी, दुखी होगी। दे जस्ट लेट इट गो। वो बस अपने ही सौरों में, अपने गम में फंसे रह गए, और उन्होंने बस आगे इस चीज को परस्यू ही नहीं किया। रिया बताते कि ऑल ऑफ दिस वाज टू मच फॉर हर टू हैंडल, एंड इसके बाद उसके पेरेंट्स बस सीधा उसको ना घर ले आए। दिल्ली के बाहर एक पुराने मंदिर में एक स्पेशल पूजा करवाई गई। स्पेशल पंडित जी वहां पे बुलाए गए, और पंडित जी ने पूजा करी, और जब रिया के सर पे हाथ रखा तो पंडित जी ने सीधे कहा कि बहुत गंदी नजर लगाई है, बहुत गंदी क्रिया कराई है तुम पे, बलि देनी पड़ेगी तभी ये चीज कट पाएगी। फिर वहां पे पूजा कराई गई, और पूजा के दौरान रिया को एक अजीब सा हल्कापन महसूस होने लगा, जैसे उसकी बॉडी से कोई बोझ उतर रहा हो। उसका सर दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, वीकनेस भी। अब रिया की लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल सी हो गई थी। डे टाइम उसका बिल्कुल नॉर्मल गुजरता था, पर रातें, नाइट टाइम अभी भी उसका दुश्मन था। रात को अक्सर वो घबराती, वो चीखते हुए नींद से उठती। कभी कभी उसे लगता जैसे शायद कोई उसके पैरों के पास बैठा हुआ है, उसे घूर रहा है। कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई रूम में है, पर कोई होता नहीं था। फिर उसे कभी कभी लगता था कि रूम से वही उसको स्मेल आ रही है, वही बुझी मोमबत्ती, वही जलते हुए मेटल की स्मेल, पर ऐसा कुछ वहां पे होता नहीं था। और इन सब चीजों के अलावा एक सवाल ऐसा था जो उसके दिमाग के अंदर तक खोद के घुस चुका था, और वो सवाल ये था कि वो जो फोटो थी, वो जो फोटो खुशी के उस वुडन बॉक्स के अंदर लगी हुई थी रिया की, वो फोटो बहुत ही पर्सनल फोटो थी। वो फोटो कैसे उसके पास आ गई? क्योंकि वो फोटो ऐसी भी नहीं थी जो कहीं अपलोड हुई हो, वो एक नॉर्मल कैजुअल फोटो थी जो उसने खुद खींची थी। और वो सवाल उसको दिन बाय दिन खाता था कि अगर खुशी के पास वो फोटो आई तो आई कैसे। रिया बताती है कि इन सब चीजों के ऑलमोस्ट
6 महीने बाद एक दिन ऐसे ही वो घर पे बैठ के ना अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, कुछ पुरानी चैट्स वगैरह देख रही थी अपनी और रोहन की। कुछ उसको याद आ रही थी, थोड़ी तकलीफ भी थी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी था। बस पुरानी चैट्स देख-देख के वो बस खुश हो रही थी। अपने फर्स्ट ईयर की बातें, कुछ मीम्स, कुछ फनी मैसेजेस वगैरह। और जब वो चैट करते-करते, स्क्रॉल करते-करते वो नीचे आ जाती है, तो वो देखती है एक फ़ोटो, और ये वही फोटो थी जो खुशी के चेस्ट पे लगी हुई थी। वो फोटो रिया ने रोहन को भेजी थी बहुत ही कैजुअली, ये लिख के कि देखना कितनी थकी हुई लग रही हूं ना। और उसके नीचे रोहन ने रिप्लाई किया था, चल पागल, क्यूट लग रही है। ये कन्वर्सेशन पढ़ने के बाद रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। स्क्रीन उसे हल्की सी ब्लर से दिखने लगती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये फोटो सिर्फ उसने रोहन को भेजी थी। उसको याद आता है वो जंगल वाली रात, जिस रात वो अंधेरे में भी खड़ी थी, पर खुशी ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया था, उसे लोकेट कर लिया था। आज उसे पता लगा कि खुशी उसे देख नहीं रही थी, वो उसे पहचान रही थी, क्योंकि खुशी के पास उसके बाल थे, फोटो था, नाम था, सब कुछ था। ये सारी चीजें उस तक कैसे गई? जिस दिन रोहन खुशी से मिला था, उस दिन से उसने रिया को घोस्ट कर दिया था। रिया के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करता था, फोन नहीं उठाता था। हमेशा रिया उसे मैसेज करती थी, पर एक बार भी उसने उसको रिप्लाई नहीं किया। और जिस दिन रिया ने रोहन को बताया था कि खुशी तेरे को चीट कर रही है, उसके बाद से तो उसने हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया था। अब जाके समझ में आ रहा है कि वो रोहन था जिसको रिया अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, जो ये सारी चीजें खुशी को प्रोवाइड करा रहा था। लिटरली रिया के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, उसके आंसू बहते जा रहे थे, ये सोच के कि ये सब कैसे हो सकता है। आई स्वेयर दोस्तों, जब ये पूरी कहानी मैंने पढ़ी थी ना, लिटरली जैसे आपको भी फील हो रहा, मेरे लिटरली अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस जान के कि कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड जिस पे आप इतना प्यार करते हो, जिस पे इतना भरोसा करते हो, वो कैसे आपके साथ ये कर सकता है। कभी कभी ये जो डर है, ये अंधेरे रास्तों से नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ आता है जो हमारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जो हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, जिनको हम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लेते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अनसेटलिंग लगी, डरावनी लगी, तो मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि कहानी इमेजिनेशन नहीं लग रही है, ये रियल कहानी लग रही है। ये ऐसी कहानी नहीं है जिसको आप बस सुन लो और आप सोचो अरे मेरे साथ नहीं होगा। ये ऐसी कहानी है जो किसी के भी साथ हो सकता है। देखो, मैं बस एक बात ये कि अपने आसपास के लोगों पे भरोसा करना बहुत जरूरी है, पर आंख बंद करके नहीं। खैर दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई क्रीपी इंसिडेंट हुआ हो या इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने एक्सपीरियंस करी हो, तो अपनी कहानियां मुझे भेजना भूलिएगा नहीं। क्या पता अगली कहानी आप ही की हो। इसके अलावा एक छोटी सी बात आपसे और करना चाहता हूँ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे जो बात करी थी, मैं भाई कम से कम 100-150 लोगों को तो जवाब दे चुका हूँ, पर वो इतने ज़्यादा लोगों ने अपनी डिटेल्स भेजी हैं। इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर मी टू डू इट फॉर एवरीवन, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो अगर आपका नंबर नहीं आया तो आ जाएगा, आप रिलैक्स रहिए, एंड आई होप आपका नंबर आने तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी हो। मैं प्रे करूंगा आप सभी के लिए। आई शेयर ऑल माई पॉजिटिव एनर्जीज विद यू गाइस। सो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहिएगा और अलर्ट रहिएगा। ओके बाय।